नमस्कार, पैलाग, जय हिंद। आज एक बहुत ही अजीब स्थिति हो गई है सैनिकों को और शासन के बीच में। सभी के घर में न्यूज़पेपर भी आता होगा, सोशल मीडिया भी सभी चला रहे हैं और ये राज्य जो है वो अपने आप में एक सैनिक प्रदेश है। कल मेरे पास एक डाटा आया जिसमें लगभग 1,90,000 पूर्व सैनिक उत्तराखंड के अंदर हैं, जिसमें पूर्व सैनिक और विधवा जो सैनिकों की विधवाएं हैं वो हैं। तो उसका डाटा जो जाता है 1,90,000। सेना में जब हम सर्विस करते हैं, हम अपने घर से दूर रहते हैं, अपने परिवारों से दूर रहते हैं और इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपने जान का बलिदान देते हैं। ये वीरों की भूमि है उत्तराखंड। ये एक ऐसा राज्य है जहां जिस घर का दरवाजा आप खटखटाओगे उस घर में आपको एक सैनिक मिलेगा, चाहे वो भारतीय सेना में हो, आईटीबीपी में हो, चाहे आसाम राइफल में हो या किसी भी फोर्स में हो जो सेना की नौकरी है। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है हमारा, जो कुमाऊं रेजिमेंट और गलवार रेजिमेंट सेंटर हैं, उनके अंदर हमारे यहाँ के लोगों को नौकरी लगती है और वो देश सेवा करते हैं। अब हुआ क्या है, एक शासन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार के मुंह पे माननीय न्यायालय ने एक ऐसा तमाचा जड़ा है जो आज इस न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज पे तो है लेकिन नीचे है। अलग अलग न्यूज़पेपरों की जब हमने समीक्षा की और ऑनलाइन के जितने भी पोर्टल हैं उसमें देखा तो हाईकोर्ट ने साफ उस शासनादेश को रद्द कर दिया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की यही सरकार ये कहती है कि सैनिक अगर आएगा तो एक ही बार आरक्षण लेगा। यानी दूसरे सारे वर्गों में जब आप आरक्षण की स्थिति देखेंगे क्षैतिज में, तो आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन जब लेते हैं तो आरक्षण बेस पे लेते हैं। तो सैनिक ने क्या कहा, गुनाह किया है कि अगर वो कहीं नौकरी लग रहा है, 17 साल में हम भर्ती हो जाते हैं और 35 साल में हम रिटायर हो जाते हैं, 36 साल में रिटायर हो जाते हैं। बीएससी में नहीं जा पाते, बहुत सारे लोग नौकरी नहीं करते, लेकिन जो सक्षम है, जो आईएएस भी बन सकते हैं, आईपीएस भी बन सकते हैं, एसडीएम भी बन सकते हैं, पीसीएस भी बन सकते हैं, जो प्रिंसिपल भी बन सकते हैं, यानी सभी ओहदों पे जा सकते हैं, उनका आगे बढ़ने के ऊपर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोक लगाई थी। शासनादेश बड़ा अजीबोगरीब स्थिति है। जो नेट पे हमने पढ़ा, जो पेपर में आया, उसमें साफ लिखा हुआ है कि 1993 का एक अधिनियम है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसको हम उत्तराखंड में भी लेके चल रहे हैं। उसमें यह कहा गया है कि भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और दिव्यांगजनों को आरक्षण मिलेगा। तो सोचिए, इन्होंने एक ही शासनादेश में तीनों लोगों को खत्म कर दिया और वोट भी सबसे ज्यादा पूर्व सैनिकों ने ही दिया है भारतीय जनता पार्टी को। और कल मैं संसद की जो कार्रवाई है उसको भी देख रहा था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जो हमारे गृह मंत्री हैं और अलग जो दूसरे लोग हैं वो सेना का बखान तो कर रहे हैं और सामने वाला कांग्रेस जो है सेना का अपोज कर रही है, उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है। लेकिन जब बात आती है हमारे उत्तराखंड के ऊपर, तब ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। वहां आप जम्मू कश्मीर में जब सेना लड़ती है, जब ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा चल रही है संसद में, तब तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि भारतीय सेना, और आप भी संसद में गर्व महसूस कराते हो। लेकिन जब उत्तराखंड के अंदर की बात आती है नौकरी देने की, आप हमारे आरक्षण को खत्म करने के लिए कोशिश करते हो और आरक्षण में सिर्फ आप ये कहते हो कि अगर आपको ग्रेड 4 या ग्रेड 2 की कोई नौकरी, 3rd की कोई नौकरी मिलती है तो आप उससे आगे सीनियरिटी बेस पे जाओगे, आरक्षण नहीं लोगे। जबकि 1993 का जो प्रावधान है जो कहता है कि आपको पूरा क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। अब ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर भी लागू होता है और ये उन दिव्यांगजनों पे लागू होता है जिनका आप वोट मांगते हो, कहते हो कि हम दिव्यांगजनों की सेवा करते हैं।
ना आपने भूतपूर्व सैनिकों की सेवा की, ना आपने यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सेवा की जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया। यानी सिर्फ सैनिक जो है वो एक राजनीतिक हथियार है आपको दर्शाने के लिए। क्योंकि जो ये कहता है, जो मैं पढ़ रहा हूं, सभी न्यूज चैनलों ने ये चलाया भी होगा, सभी पेपरों में आया भी है। 22 मई 2020 का शासनादेश है कि अगर आप पूर्व सैनिक हैं तो आप अगर राज्य सरकार की कोई नौकरी करते हैं तो आप एक ही बार आरक्षण ले सकते हैं। जबकि 1993 का जो इसमें लोक सेवा आयोग का जो हमको कहा गया है बिंदु है, उसमें कहा गया है कि आप क्षैतिज आरक्षण ले सकते हैं। आपको क्या जरूरत पड़ गई थी सैनिकों के आरक्षण के ऊपर कुठाराघात करने की? मैं खुद एक सैनिक हूं, मैं नौकरी नहीं करना चाहता या मैं सिविल सर्विस की एग्जाम नहीं देना चाहता। मेरे साथ हमारे महामंत्री कांडपाल जी है, मैं कहीं से गुजर रहा था, मैंने कहा चाय पी लेता हूं उनके घर में, तो चाय पीने इनके आया तो इनसे बातचीत हुई, तो मैंने वीडियो बनाना ही था। जब मैं इसको पढ़ा, पूरा स्टडी किया तो बड़ा अजीब स्थिति लगी। एक तरफ आप वोट मांगते हो कि पूर्व सैनिक हमारे हैं, पूर्व सैनिकों को आप मंच प्रोवाइड नहीं करते हो, पूर्व सैनिकों को वो सम्मान नहीं देते हो। जब आपका कोई अधिवेशन होता है उसमें पूर्व सैनिक पीछे खड़े रहते हैं, सिर्फ राजनीतिक एक यूज करने के लिए आपको पूर्व सैनिक मिलते हैं। लेकिन जब उनको नौकरी देने की बात आती है, जब उनके आरक्षण की बात आती है, तो उनको ये लोग क्या करते हैं, एक ऐसा शासनादेश आते हैं कि भाई अगर आप, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि अगर आप या मैं आज एग्जांपल में किसी चौकीदारी पद के लिए अप्लाई करता हूं, क्लास 4 के लिए या किसी ग्रेड 4 की सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाता है। सबको आरक्षण से आगे जाने का अधिकार है संविधान में, बिल्कुल अधिकार है। अगर आप आरक्षण से कहीं भी किसी भी कैटेगरी में जाते हो तो आप क्रीमी लेयर तक जा सकते हो। तो सैनिक ने क्या गुनाह किया है? भूतपूर्व सैनिक पूरी सेवा करके आता है, अपना जवानी इस देश के लिए खवाता है, और इस देश, इस राज्य की और इस देश की केंद्र सरकार के अंदर ही सरकार आती है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। संसद में कल आप इतना गर्वान्वित महसूस कर रहे थे सेना के लिए, जब ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बात कर रहे थे, हमें भी गर्व हो रहा था। हम भी कांग्रेस या विपक्षी दलों को उसमें बिल्कुल नहीं कहते कि सिंदूर ऑपरेशन के दौरान सेना ने साहस नहीं दिखाया, सेना के ऊपर बात करनी नहीं चाहिए थी, हम बिल्कुल साथ आपके। लेकिन तब आपका साहस कहां चला जाता है, तब आपका बौद्धिक क्षमता कहां चली जाती है? जब एक सैनिक यहां पे आता है और आपसे राज्य सरकार में नौकरी मांगता है, तब आप उसको शासनादेश पकड़ा देते हो कि तुम एक ही बार आरक्षण, बाकी सभी यूज कर सकते। क्यों डर रहे हो इतना कि एक सैनिक जो है कि तो क्रीमी लेयर तक चला जाएगा? क्या क्रीमी लेयर तक जाने के बाद आपको कोई दिक्कत है सैनिकों से? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कांडपाल जी। जब मैं 12वीं क्लास में 11वीं 12वीं में था, मेरे साथ अच्छे लड़के पढ़ते थे, मैं एवरेज बच्चा था, पीछे से आने वाला। तो एक बलवंत सिंह करके लड़का पढ़ता था हमारे यहाँ। बलवंत सिंह का क्या था कि बलवंत सिंह जो हमारा लड़का था, वो गणित में, अंग्रेजी में और साइंस में, ये तीनों सब्जेक्ट होते थे, सबसे अच्छा था। हम उसको टेपते थे, टेपना मतलब उसकी कॉपी से हम करते थे होमवर्क। हमें आता नहीं था, अंग्रेजी हमारी कमजोर थी, गणित हमारा कमजोर था, साइंस हमारा कमजोर था, क्योंकि हम उस चीज को नहीं समझ पाते थे। क्योंकि हमारे जो टीचर थे वो हमको उस जगह पे, हम कह सकते हैं कि हम नहीं समझ पाए, लेकिन वो बंदा समझ पाया था। इमरजेंसी तो उठा दीजिए। तो वो बंदा कुमार स्कॉट में भर्ती हो गया मेरे से पहले। हम एमई में भर्ती हुआ, कुमार स्कॉट में भर्ती हुआ। वो 17 साल करके घर वापस आ। उस बंदे ने पूरा जो कार्य किया हुआ वहां पे उत्कृष्ट कार्य किया उसने अपनी सेना के अंदर, क्योंकि हम तो कनेक्टेड रहते हैं ना। और आने के बाद अगर कल के दिन वो बंदा आईपीएस बनना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, पीसीएस बनना चाहता है, कुछ भी बनना चाहता है, अगर वो डाइट नहीं बन पाता तो डिपार्टमेंटल बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? भाई मैं कहीं पे नौकरी में लगा, अब मुझे लगता है कि यार मुझे इस डिपार्टमेंट में, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, क्लर्क का, क्लरिकल डिपार्टमेंट में लगा मैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में। अब मुझे लगता है यार मैं डिपार्टमेंट से वहां तक जा सकता हूं, तो मेरे को जो आरक्षण है वो क्यों रोका गया सरकार के द्वारा? ऐसी क्या मजबूरी थी? क्या हमारे पद किसी को बेचने थे? क्या हमें भी अब आप जेल में डालोगे? जब लोकतंत्र में हम बात कर रहे हैं भाजपा के अंदर, और कांग्रेस चुपचाप बैठी हुई। आज मैं कांग्रेस का वो भी पढ़ रहा था, इसमें हमने बोला वो किया। जब ये हुआ, अपने आंदोलन क्यों नहीं किया? पूरे सैनिकों को लेकर मुख्यमंत्री के घर का घुराव क्यों नहीं किया? उस समय कहां सोए थे? आज आप, जब हाईकोर्ट ने आपको कह दिया
तो आप कह रहे हो कि हम भी सैनिकों का सम्मान करते हैं। उस समय कहां थी कांग्रेस? जब ये कार्य हुआ था उस समय क्यों नहीं सड़कों पे आई? बिल्कुल सही बात है। ठीक, उस समय कहां गए थे आप? मैं एक फैक्ट बताता हूं। तो वो जो बलवंत सिंह है उसकी क्या गलती? हो तो ब्रिलियंट बंदा है। अब आपने तो नौकरी नहीं करनी, मैंने नहीं करनी, मैंने राजनीति में काम करना है, आपने भी राजनीति में काम करना है, आप करके आए हो, एक उम्र हो गई है। लेकिन जो ब्रिलियंट बंदा है अगर वो बन सकता है तो उसको क्यों नहीं आरक्षण मिल सकता था? ऐसा भेदभाव क्यों किया आपने सैनिकों के साथ जो भूतपूर्व सैनिक हैं? और ये भेदभाव सिर्फ वही नहीं हुआ है, भारतीय सेना के अंदर भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी में रक्षा राज्य मंत्री हमारे यहां से थे, माननीय अजय भट्ट जी। अजय भट्ट जी सांसद थे, आज भी सांसद है। कैंटीन की क्या स्थिति है आज 2025 में? 2019 से मैं यहां पे हूं, 2025 में कैंटीन की क्या स्थिति है हल्द्वानी के अंदर? अभी अभी मैं आ रहा हूं कैंटीन से, मैं आज गया था, मैंने कहा कुछ सामान ले आता हूं, घरवाली को भी लेके गया। वहां जाके हमें पता चला कि एटीएम कार्ड जरूरी होता है। अब एटीएम कार्ड आजकल अब कोई कैरी नहीं करता क्योंकि पर्स कैरी नहीं करते हम लोग, हम मोबाइल में यूपीआई रखते हैं। तो जो 389 इंडिपेंडेंट एसी बटालियन की वर्कशॉप है उसमें मेरा यूनिट है, कोई मैसेज नहीं आता उनका। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, हमें जानकारी नहीं थी, चलो मानते हैं, जनवरी से बंद हो गया, चलो मान लिया हमने। लेकिन यूपीआई से पेमेंट करने में वो कह रहे हैं कि हमारा टैली नहीं होता है। जब मैंने कंप्लेंट रजिस्टर मांगा उनसे, उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर नहीं दिया मुझे, मैं उनके ऑफिस में भी गया। भारतीय सेना क्या इतनी कमजोर बना दी है भारतीय जनता पार्टी ने कि भारतीय सेना में सेवारत जो कार्य करते हैं लोग और जो उनके आश्रित हैं प्लस जो पूर्व सैनिक हैं इस हल्द्वानी में रहते हैं, हम भी पहाड़ से पलायन होकर यहां पे आए हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छी जगह रहेंगे, स्ट्रीट लाइट होगी, हॉस्पिटलाइजेशन होगा। मिला क्या है हमको? जिला पंचायत के चुनावों में लाइट नहीं है, पानी नहीं है, खरीद रहे हैं लोग, सड़क नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं आप सुजला जुगाड़ और उस पर डिपेंड है। तो आपने दिया क्या है? पूर्व सैनिकों को आपने अलग से क्या दिया है? फिर भी वो आपका झंडा उठा रहे हैं। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, जितने भी पूर्व सैनिक हैं त्याग पत्र दीजिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से कुछ नहीं देने वाले आपको। बहिष्कार होना चाहिए इनका बहिष्कार करो। ये संसद में जब ऑपरेशन सिंदूर होता है उस टाइम हमारा सीना चौड़ा होता है कि भारतीय सेना ने वो अदम्य साहस दिखाया और पाकिस्तान को घुटनों के बल लाया। 90-10 का रेशियो हम मानते हैं, ठीक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका हक बनता है, उनका क्रेडिट लिया। लेकिन उत्तराखंड में जब सैनिकों को आप क्षैतिज आरक्षण देने की बात आती है तो अध्यादेश लेके आते हो, शासनादेश लेके आते हैं। ये कहते हैं कि भाई तुम अगर चौकीदार हो तो चौकीदार ही बनो, अगर तुम क्लर्क हो तो पूरी जिंदगी क्लर्क ही रहो, आगे मत बढ़ो, जहां पर वहीं पर वहीं रहो। मतलब हमें आगे जाने का कोई माध्यम नहीं दे रहे आप। कोई टीचर लगा तो उसी टीचर से रिटायर हो जाओ, उसको प्रिंसिपल नहीं बनना है क्या? कि उसके अंदर वो क्षमता होगी तो बनेगा। और आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए था उसको? तो अगर ऐसा है तो हाई कोर्ट ने कैसे कह दिया कि आरक्षण मिलेगा? माननीय न्यायालय तो फैक्ट एंड फिगर पे ही काम करते होंगे। अभी आपने जो भी आपके लोकतंत्र भी, इस लोकतंत्र में हो क्या रहा है यहाँ पे, जो भी इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसको जेल में ठूस दे रहे हैं। कल भी मैं देख रहा था देहरादून में कोई रमोला है, उनको इन्होंने जेल में डाल दिया। उससे पहले किसी ने गाना गाया तो उसको जेल में डाल दिया। उससे पहले कोई बच्चा था दिल्ली से उठा के लाया, उसको जेल में डाल दिया। उससे अभी बिजू मयाल एक जो यूट्यूबर है उसको भी जेल में डाल दिया। अब हमें भी डालोगे? आपकी नीतियां गलत हैं। अभी मैं आपको एक चीज पढ़ के बताता हूं। क्या जरूरत थी आपको सैनिकों का क्षैतिज आरक्षण खत्म करने की? क्या जरूरत पड़ी थी? चाय ले लीजिए। क्या जरूरत पड़ी थी? हमने तो नहीं कहा था, सैनिकों ने तो कोई डिमांड नहीं की थी। हमारी नौकरियां आप किसको दे रहे थे बताइए? हमारी नौकरियां जो उस ग्रेड पे जाता कोई सैनिक, मुझे तो नहीं चाहिए, मैंने तो नौकरी नहीं करनी। या बहुत सारे ऐसे सैनिक होंगे जिनकी 50 साल उम्र हो गई होगी, 55 हो गई होगी, उन्होंने तो नहीं करनी पूर्व सैनिक। लेकिन जो 35 साल में आया है उसको तो पूरा अधिकार है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने, एसडीएम बने, पीसीएस बने, सबसे अच्छे उत्कृष्ट पोस्ट पे जाए, अपने परिवार का नाम बनाए, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का। वहां पे तो आप बड़ा वो करते हो। परसों कारगिल शौर्य दिवस में बड़े झंडे गाड़ रहे थे आप, लेकिन जैसी बात आई क्षैतिज आरक्षण की आपने उसको काट दिया। तो जो पद थे वो किसको बेचे आपने? क्या वो तैयारी थी हमारे पदों को बेचने की? कितने, अभी मैं नगर निगम में गया था, कितने पहाड़ी वहां पे हैं। हमारे यहाँ गुड़ी की गाड़ी नहीं आई, मैं नगर निगम में गया वहां देखने के लिए। क्या वहां पे पूर्व सैनिकों को जगह नहीं दे सकते आप?
उस जगह पे क्या यहाँ के लोगों को 90% रिजर्वेशन नहीं दे सकते? जब बिहार दे सकता है, झारखंड दे सकता है, छत्तीसगढ़ दे सकता है, महाराष्ट्र दे सकता है, तो आप नहीं दे सकते? आप क्यों नहीं दे सकते? 2 लाख के आसपास हमारे यहाँ पूर्व सैनिक है, मोटा मोटा मेरे पास जो डाटा आया है 1,90,000 से ऊपर के ज्यादा है। उसमें वीर विधवाएं भी हैं और पूर्व सैनिक 2 भी लाख से प्लस ऊपर ही। तो उनका क्षैतिज आरक्षण क्यों काटा आपने? उपनल में आज तक हमारे पास एक कॉल नहीं आया भाई साहब। उपनल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पता नहीं पोस्टें कहां से आती हैं, कहां चली जाती हैं। और पूर्व सैनिक ही आपका गणेश जोशी जी उसके हेड है। आज तक नहीं आया हमारे पास कि भाई पांडे जी नौकरी करोगे कहीं पे। हमने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा 2019-20 में, आज तक नहीं आया। और आप उपनल वालों को नौकरी देना चाह रहे हो, उनको परमानेंट कर रहे हो और हमारा क्षैतिज आरक्षण काट रहे हो। ऐसा क्या मजबूरी थी सरकार की? क्योंकि इसमें साफ लिखा है, हाँ सैल्यूट है हमारे वो भी कांडपाल जी हैं जिन्होंने ये केस किया था। दिनेश चंद कांडपाल जो शिक्षक हैं। हमें तो पता ही नहीं चलता। मैं तो पूर्व सैनिकों से निवेदन करूंगा कि आप अवेयर रहिए कि ये सरकार कैसे आपकी जड़ें काट रही है और आपकी नौकरियां जाग आ रही है। आप झंडा लेके जो है, आप झंडा लेके चारों तरफ घूम रहे हो। आप कल मैं देख रहा था पंचायत चुनाव में हमारे जो बूथ में बैठे हुए पूर्व सैनिक हैं। मैं जब लामाचौड़ क्षेत्र में फतेहपुर के अंदर गया वोट मांगने के लिए हमारे प्रत्याशी दीपा पांडे जी को, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े कर्मठ सैनिक हैं, वो जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनके बीच में बैठा। मुझे नहीं पता था कि उनकी मीटिंग किसी और की है। तो मैं वहां बैठ गया। तो बातचीत में बाद में पता चला, क्योंकि पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में था तो उन्होंने सोचा बीजेपी का ही है अभी भी। तो मेरे पास आए, उन्होंने अपनी समस्या बताई। मैंने कहा राजू फिर आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो जब आपके यहाँ न सड़क है, न पानी है, न बिजली है, फिर सपोर्ट क्यों कर रहे हो? राष्ट्रवाद के ऊपर सपोर्ट करना अच्छी बात है, लेकिन आपका जो राज्य है, राज्य के अंदर आपकी नौकरियां वो खत्म क्यों की? वो आरक्षण क्यों खत्म किया? ऐसी क्या मजबूरी थी? न कांग्रेस ने उसके बारे में बोला और न भारतीय जनता पार्टी ने उसके बारे में बोला। अगर आज हाई कोर्ट नहीं करता तो हम लोगों को तो पता ही नहीं चलता। माननीय न्यायालय को मैं सैल्यूट करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा न्याय किया है। और जब आप शासनादेश लेके आते आप बेवकूफ थे। आपके पास लीगल सेल नहीं है। आप मतलब जो उस जगह पे बैठा हुआ है, शासनादेश मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर लाते हैं। आपके अंदर इतनी भी आईक्यू नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि आप सोचो कि इस शासनादेश को जो हम ला रहे हैं, इस राज्य के जो सैनिक आपके लिए सेना वहां पे लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, और जो सैनिक आपके लिए यहाँ पे आपका झंडा उठा के चल रहे हैं, बड़े बड़े पद दे रखे हैं आपने, ये आप उनको देना चाह रहे हो? बड़ा अजीब लगा सबकी। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार, और सैनिकों के ऊपर आप इतनी बड़ी राजनीति करते हो। उत्तराखंड के अंदर जो एक बलिदानियों का प्रदेश है, हक मार रहे हैं, सीधे सीधे तो करो। किसको दे रहे हो हमारा हक? सीधी सी बात है, किसको दे रहे हो? और मुख्यमंत्री जो है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो सैनिक के ही बेटे हैं। वो भी सैनिक के बेटे हैं। तो अगर उनके नजर में नहीं आया था तो ये प्रशासन की गलती नहीं है। उनके जो सचिव कैटेगरी है, उनका जो मुख्यमंत्री कार्यालय है, वो क्या कर रहा था? अगर उनकी नॉलेज में नहीं था तो ये बात, हमारा क्षैतिज आरक्षण क्यों बर्बाद किया गया? मुझे तो नहीं लेना है, इनको भी नहीं लेना है, लेकिन उस बंदे को डिजर्विंग है जो वाकई में है। बलवंत सिंह जैसे लोग जो वाकई में, हाँ वो बंदा है, वो आईएएस आईपीएस बन सकता है, पीसीएस बन सकता है, प्रिंसिपल, जितने भी डिपार्टमेंट हो टॉप क्लास तक जा सकता है, क्योंकि अंदर वो कैपेबिलिटी है। हम राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन बताइए आपने क्यों किया ऐसा? और आप संसद के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हो। ऑपरेशन सिंदूर में आप कहते हो कि हमें बड़ा गर्व है सेना के अंदर, सेना के क्षैतिज आरक्षण को उत्तराखंड के अंदर आप काटने का कार्य करते हो। कहां है पूर्व सैनिक? कहां तक आपने उनको रखा? एक कैंटीन नहीं दे पाए आप हल्द्वानी के अंदर, एक कैंटीन आप नहीं दे पाए हो हल्द्वानी के अंदर। आज का जो घटनाक्रम हुआ, बड़ा अफसोस होता है। आज से 5 साल पहले जब मैं यहाँ हल्द्वानी नया नया था, बुढ़ियो 90 साल के थे, वो सुबह 6 बजे गेट पे खड़े थे क्योंकि उन्होंने नंबर लगाना था। क्या इंडियन आर्मी इतनी कमजोर हो गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी से पूछ के कैंटीन बनाती है? क्या भारतीय सेना में इतना सामर्थ्य नहीं है क्या अपने पूर्व जवानों का ध्यान रख सके? आज भी अगर भारतीय सेना कहे कि पाकिस्तान को ठोक के आना है, चाइना को ठोक के आना है, इन जवानों के अंदर इतना, 90 साल के वृद्ध जवान के अंदर भी इतना होगा कि उसको पता है कि मरना तो एक दिन है ही, लेकिन मैं मार के मरूंगा अपने देश के दुश्मनों को।
जब इतना जुनून है हमारे अंदर अपने राष्ट्र के लिए, तो क्या सेना की इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती है? और भारतीय जनता पार्टी जो सबसे ज्यादा क्रेडिट लेती है भारतीय सेना का, उसकी कोई जिम्मेदारी बनती है? हमारा क्षैतिज आरक्षण काट दिया। मतलब सैनिक को वहां भी बोला तुम सिपाही से आगे नहीं बढ़ोगे, प्रमोशन नहीं है। इन्फेंट्री के अंदर बहुत सारे यंग में आ जाते, 35 साल में आ जाते। मेरा भाई आया है 35 साल का है, घर आ गया, अब क्या करेगा? वो एग्जाम दे रहा है, हमें तो आज पता चल रहा है उसका तो एक ही बार अप्लाई हो तो आगे जा ही नहीं सकता। हमें गवर्नमेंट तो होगा ही नहीं। हम तो कहेंगे यार वो चपरासी बन गया है किसी स्कूल में या फिर क्लर्क बन गया है, उसके आगे वो बढ़ ही नहीं सकता। सीनियरिटी से बढ़ेगा जब बढ़ना होगा। अब बाकी सब आरक्षण से बढ़ेंगे। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे बूबू है, अभी हमारे पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड संगठन में विनोद साई जी हैं, उनके दादाजी का जो उत्तराखंड के गांधी कहे जाते हैं, उनका मैं एक आर्टिकल देख रहा था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो। तो उनके आश्रितों का अधिकार और दिव्यांगजन जो सरकार पे ही नजर, क्योंकि वो उनके लिए कुछ अच्छा करेगी, और आपने उनको ही काट दिया। बोला अगर क्लर्क बन के तो क्लर्क ही रहो, अगर चपरासी बन के तो चपरासी बनो, टीचर बन के तो टीचर ही रहो, उसके आगे बढ़ो ही मत। जब बढ़ोगे सीनियरिटी से बढ़ोगे। क्यों भाई? जब पोस्ट खाली होगी वो बंदा कैपेबल होगा, जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? जब सब जा रहे हैं तो वो भी जाएगा। उसमें क्या दिक्कत है? अब ये क्या कहता है साहब, 22 मई 2020 को भाजपा की सरकार थी उत्तराखंड में, और इन्होंने यह शासनादेश लाए। एक बार राज्य सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिल गया तो दोबारा वो आरक्षण का अधिकारी नहीं होगा। देखो कितना बड़ा तमाचा मारा है आपने पूर्व सैनिकों के ऊपर। और पूर्व सैनिक उन्हीं का झंडा उठा के नारा लगा रहे हैं। उपनल में आपके बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, मिली किसी को? किसको नौकरी मिल रही है? दिनेश कांडपाल जी ने तर्क दिया था कि 1993 के एक अधिनियम के तहत पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और आश्रितों को, दिव्यांगजनों को आरक्षण का प्रावधान है। ये देख लीजिए साहब, मैं निवेदन करूंगा पूरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, मेरे दादाजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, मैं उनसे भी कहूंगा चेक करो, तुम्हारा आरक्षण काट देंगे। मैं उन दिव्यांगजनों से कहूंगा जो विकलांग हैं, प्रकृति के रूप से विकलांग हैं, वो कैसे भी विकलांग हैं, जो आश्रित हैं सरकार के ऊपर, उनका भी क्षैतिज आरक्षण खत्म कर दिया इस शासनादेश के द्वारा। आज बहुत ही खुशी का दिन है, मिठाई बांटनी चाहिए आप लोगों को, ढोल नगाड़े बजाने चाहिए कि ये सरकार के मुंह पे ऐसा तमाचा मारा है। उच्च न्यायालय जो संसद के अंदर जो हमारा देश को प्रतिनिधित्व करता है, वहां सेना की वो क्रेडिट लेते हैं और यहाँ पे आके हमारा आरक्षण खत्म करते हैं, वो वही सरकार है। निरस्त कर दिया है। अमर उजाला ने ये छापा है, ईटीवी भारत ने ये छापा है, दैनिक जागरण ने छापा है, दैनिक उत्तराखंड में छापा है। तो सोचिए क्या जरूरत क्या थी आपको ऐसी कि हमारी जो क्षैतिज आरक्षण था वो आपको क्या कमी कर रहे थे सैनिक? ये बताइए। सैनिक सबसे डिसिप्लिन आदमी, सैनिक जो है वो बिल्कुल राइट टाइम का पंचुअल होता है। आप लेट हो सकते हो, मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा इंडिकेट करते हुए, आप लेट हो सकते हो, सैनिक अपने ऑफिस में कभी लेट नहीं हो सकता। लेकिन क्या करें, आपका सिस्टम ही ऐसा है, काम करने देना नहीं है और उनको आगे बढ़ने देना नहीं है। मैं देहरादून के अंदर एक दिन उसमें गया था जो ये सैनिक आराम गृह में, वहां पर बेडशीट नहीं, खटमल, तकिए के पिलो एक ही चल रहे हैं, काले हो रखे, मच्छरदानी लगाने के लिए रॉड नहीं। मैंने वहां पे एक एप्लीकेशन डाली थी रिटर्न में शिकायत पुस्तिका के अंदर, आज तक कोई फोन नहीं आया मेरे को देहरादून से। ये स्थिति है आज के टाइम पे पूर्व सैनिकों की। और एक सामान्य सैनिक की, मैं ऑफिसर जनरल की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो एक सामान्य श्रेणी की सैनिक की बात कर रहा हूं जो सबसे नीचे पायदान पे है और जो आगे जाना चाहता है। क्या उसका अधिकार नहीं था? धामी जी, आप तो सैनिक के पुत्र हैं, आपके पिताजी ने कितना संघर्ष किया है, कितने जगह ड्यूटी दी होगी हमारी तरह, जूते घिसे होंगे, सॉक्स नहीं होंगे जूतों में पहनने के लिए, उस समय पे छुट्टी नहीं मिलती होगी, घर में कोई कार्यक्रम हो रहा होगा, ऐसे ऐसे से माता पिता की मृत्यु के पे घर नहीं पहुंच पाता, उनका मुंह नहीं देख पाता सैनिक, और उसको आपने काट दिया क्षैतिज आरक्षण शासनादेश के द्वारा, और आपको पता ही नहीं है, आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया। वो तो न्यायालय का हम बहुत बड़ा आभारी हैं, उनकी वजह से आज ये हमें पता चला। अब ये 1993 का अधिनियम आपको नहीं पता था कि उत्तराखंड में जो भी चल रहा है वो आप उत्तर प्रदेश से ले रहे हो।
वहां तो आप मान रहे हो जहां पे प्रॉफिट होता है, जहां पे प्रॉफिट नहीं होता वहां आप इसको मानते ही नहीं हो। और जब आप लाए तो क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे आप? जो समय मुख्यमंत्री साहब जिसने उस शासनादेश के ऊपर साइन किया है या जो भी है, क्या आप उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? उनको जेल भेजेंगे कि ऐसा शासनादेश क्यों लाए सैनिकों के लिए? आपको आंदोलन करना चाहिए, आंदोलन बिल्कुल होना चाहिए कि ऐसी सरकार ने सैनिकों के क्षति आरक्षण को क्यों खत्म किया, ऐसा शासनादेश क्यों लेके आए। अगर माननीय न्यायालय नहीं होते हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारा आरक्षण खत्म हो गया। अब हम जिस जगह पे जाएंगे उसके बाद हम 60 साल के तक हम उसी जगह पे बैठे रहेंगे। सोचिए, हर व्यक्ति चाहता है कि वो आगे बढ़े। आरक्षण क्यों दिया गया है? सेना में जाने के बाद अपने विकास के लिए समय ही नहीं मिलता है। आपको कितना समय मिला पढ़ाई करने के लिए? आपने आपने पीएचडी की, आपने इंजीनियरिंग की, आपने डिप्लोमा किया, कुछ किया आपने? एसोसिएट डिग्री दे देती है हमको सरकार, हम उसका धन्यवाद देते हैं, उसी से हम कहीं नौकरी वोकरी लग जाते हैं। और आपने हमारा जो छोटा सा एक आरक्षण का वो था वो भी खत्म कर दिया। मैं पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड से ये निवेदन करूंगा, आइए पूर्व सैनिक, आइए एक दिन विचार कीजिए और सरकार के खिलाफ आंदोलन करिए कि सरकार की हिम्मत कैसे हुई हम सैनिकों को जो अपने देश के लिए अपना बलिदान देते हैं उनको आपने क्षतिज आरक्षण से हटा दिया। और जितने लोग इसमें शामिल हों, न्यायालय, माननीय न्यायालय से निवेदन है इनको दंडित किया जाए, इनका प्रमोशन रोका जाए, इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। जो ऐसे नियम कानून बनाते हैं और जो साइन करते हैं, ऐसे एमएलए की पोस्ट खत्म की जाए और ऐसे मुख्यमंत्री को जेल के अंदर ठूसा जाए आजीवन। जो सैनिकों के साथ मजाक करते हैं और उसी सैनिक प्रदेश में कहते हैं हम सैनिक धाम बनाएंगे। बड़ा अजीब लगता है आज के दौर में सुनने में, देखने में कि सैनिकों के ही आरक्षण को खत्म करने, मतलब वो आरक्षण खत्म करके ये लोग नौकरियां जो ऊपर की बच रही होंगी, जब प्रमोट ही नहीं होगा तो खाली जाएगी पोस्ट। दिव्यांगजन हो गया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए, वो लोग उनकी तो वो चली जाएगी, पोस्ट खाली जाएगी। तो पोस्ट कहां जाएगी साहब? आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे कल के दिन आप अपने बच्चों को इंजीनियरिंग करा रहे हो, डॉक्टरी करा रहे हो, अपनी जेब से पैसा भर रहे हो ना। ये उत्तराखंड राज्य हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए बना था। हमको क्या मिला आज उत्तराखंड राज्य बन के? 25 साल हो गए। 25 साल में हमको क्या मिला है बताइए? अगर केंद्र सरकार की मैं नौकरी में लगता तो मैं तो कहीं नौकरी लगी नहीं सकती थी। नहीं लग सकती। वो तो भला हो भगवान का कि मेरी किस्मत में फौज की नौकरी लिख दी थी और इस फौज इंडियन आर्मी ने मुझे उतना सम्मान और यहाँ तक पहुंचाया। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा इंडियन आर्मी से भी, जो भी सेनाध्यक्ष हमारे बैठे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, जो आपकी एक कैंटीन, एक सैनिक, एक पूर्व सैनिक को और चाहिए क्या? वो सब चीज में कानून का भी वो पालन करता है, सीट बेल्ट भी लगाता है, हेलमेट भी लगाता है, सब कुछ करता है। एक कैंटीन मांगता है, रक्षा राज्य मंत्री इसी क्षेत्र से हैं, थे, कुछ नहीं कर पाए। हमने भी एप्लीकेशन दी थी। एक रिलायंस मॉल पूरे हल्द्वानी को संभालता है, मेरे घर के आगे जो रिलायंस मॉल है पूरी हल्द्वानी को संभालता है और यूपीआई पेमेंट भी लेता है। और 389 इंडिपेंडेंट वर्कशॉप एएससी की कहती है हम यूपीआई पेमेंट नहीं लेंगे, जबकि यूपीआई पेमेंट भारत सरकार ने कहा है कि सबसे अच्छी चीज है। क्या वहां पे कोई भ्रष्टाचार चल रहा है? भारतीय सेना इसकी जांच कराए। मैं लेटर लिखूंगा के थ्रू, उन्होंने मेरे को कंप्लेंट रजिस्टर नहीं दिया, उनका व्यवहार ठीक। क्या हम पूर्व सैनिक इसलिए रह जाते हैं कि आप वहां पे हमारे सैनिक के साथ व्यवहार करो? तो मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप क्यों पड़े नौबत
मतलब यहाँ से 1 मीटर से छोटी होगी, और 1960 और ये हालत है कि प्रशासन की सुन नहीं रहा। प्रशासन क्या कह रहा है, हम तो घर के अंदर से गोली करेंगे। वो कि कोर्ट में ये चल रहा है इनका, और पहले तो उस समय अगर आपको
अगर वो कैसे करूंगा कि हमारे आप जगह पे बैठे हो, अब 2008 में आपने मकान बनाया है, ये ध्यान रखना हो सकता है हम लोग तो आपका पूरा खर्चा करके मैं एस्टिमेट करूं, घूस देने का सब कुछ आपको 1 लाख है इस साल के अंदर घर से पूछ जाएगी गुणा कर दिया 1 लाख को 1 लाख देने मैं तो क्या पैसा नहीं खाते लोग लाइसेंस काट दिया उसने मतलब पूरे सैनिक को न जीने का अधिकार है न मरने का अधिकार है न कोई फैसिलिटी मिलने का अधिकार है बस तो कल को पेंशन भी बंद करा दे। ये किया मोदी जी हम अग्निवीर लेंगे। आज देख रहा था ये क्या है सब कोई अग्निवीर तो आगे होगी कैसे होगी क्या उनको मिलेगा उनका कार्य होगा तो मैनेजमेंट खत्म 5 साल के हमारी बच्चों की शादी नहीं होगी पहाड़ में वैसी शादी हुई और ये सारा उसी को आप क्यों आपको कोई कुछ नहीं है कोई आपको